तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत जुड़ चुके हैं, लेकिन मनुज सर, बड़ा सवाल ये कि अफ्रीकी देशों का जुड़ना अफ्रीकी देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, दुनिया के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जिस तरीके का आर्थिक माहौल है जिसकी शुरुआत में भी हम चर्चा कर रहे थे आज सुबह, क्या उसको लेकर कोई रोड मैप नजर आता है आपको इस G20 समिट से, जो ग्लोबल हालात हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर? देखिए, ऐसा है कि जो आज की डेट पे इकोनॉमिक हालत है पूरे संसार में, उसमें दो चीजें मेन है। एक तो देखिए जो कोविड हुआ, कोविड के बाद पूरे दुनिया में जो सप्लाई चेन जो चेन होती है उसमें इफेक्ट पड़ा, और उसके कारण प्लस डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई, लॉकडाउन काफी सारे कंट्रीज में रहा, तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी एक तरीके से हिल गई थी। और जब तक वहां थोड़ी स्थिति ठीक होती, और जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे, ऑयल प्राइसेस में जो चेंजेस आए, और वहां से जो ग्रेन एक्सपोर्ट होता था और उसमें जिस तरीके से तंगी आई, तो वो सारे इश्यूज ऐसे थे जिसके कारण की अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई। अब इसको ठीक करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसमें क्या हुआ कि चेंजेस, जो पहले क्या था कि चाइना एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, आज चाइना की भी इकोनॉमिक हालत कोई अच्छी नहीं है, वो उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। तो मेरे ख्याल से जो G20 में जितने भी इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, चाहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करें, या अगर हम वर्ल्ड बैंक में के जो रिफॉर्म्स की बात करें, वर्ल्ड बैंक में जो रिफॉर्म्स होंगे, उस रिफॉर्म्स के कारण जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसी तरीके से इस बारी जैसे उम्मीद है कि MOU साइन होगा कि गल्फ कंट्रीज में, कि गल्फ, इंडिया और यूरोप, इनको कनेक्ट करने के लिए शिपिंग और पोर्ट, रेल, इसका एक जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए MOU साइन होगा। उसी तरीके से दूसरा जो प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं वो है ट्रांस अफ्रीका में जो रेलवे नेटवर्क है उसकी बात कर रहे हैं, ताकि वहां के जो मिनरल्स हैं उन्हें और वो जो मिनरल्स है वो बाहर जा सके, और जो ट्रेडिंग अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ठीक से हो सके। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वो हैं जो कि इन कंट्रीज की इकोनॉमी को हेल्प करते हैं जी। तो मेरे ख्याल से G20 का यही एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और बाकी जो पॉलिसीज हैं, बाकी जो भी डिक्लेरेशन होगा, वो तो सारा का सारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो कि इस साल भी होगा और आने वाले टाइम पे भी होगा। जी सर। रक्षपाल सर, एक बड़ी बात है, भारत हमेशा विश्वगुरु बनने की बात करता है, और उसकी झलक आज हमने देखी जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना पर अगर हम साथ मिलकर जीत हासिल कर सकते हैं तो जो अविश्वास है उस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया, मुझे लगता है कि अब आगे दुनिया उसी कदम पर आगे बढ़ेगी। जी, ये प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, और जो मोटो भी है इस G20 जो समिट हो रही है उसका, कि वसुधैव कुटुंबकम, और जिसको उन्होंने एक और रूप में भी बताया कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो आज इसके ऊपर चर्चा भी हुई। तो मुझे लगता है मोदी जी का ये जो मंत्र है कि आप अपने डिफरेंसेस भुला के, डिवीजन भुला के, आप एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह आगे बढ़िए, तो उससे दुनिया की जो गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कोविड की समस्या आई, उसके बाद यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया में डिवीजन हुआ, उन सबको ओवरकम करने में आसानी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस तर्ज के ऊपर काम करते हुए अगर भारत ने इस G20 समिट में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, जिसमें ये सब मुद्दे अगर हार्मोनाइज कर सकें, अगर कर दिया, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऑलरेडी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत ने इसके साथ साथ इस सारी कॉन्फ्रेंस को एक पीपल ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस भी बनाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने कम से कम 200 से ऊपर मीटिंग की, 60 जगह से 60 सिटीज से ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस को किया, और सारी स्टेटों में, सारे ही यूनियन टेरिटरी में कोई ना कोई इवेंट हुई। तो इसको पीपल सेंट्रिक बना के भी उन्होंने एक किस्म के, इसको एक एलीट इवेंट नहीं रहने दिया, इसको बल्कि पीपल ओरिएंटेड एक इवेंट बनाया है। बिल्कुल। तो जो G20 को लेकर अब तक की धारणा रही थी, उस धारणा को तोड़ने में कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा रक्षपाल सर कह रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में वैसे तो तमाम मुद्दों पर महामंथन हुआ, लेकिन एक मुद्दा सबसे अहम है जिस पर भारत बहुत ज्यादा
जोर दे रहा है। और ये मुद्दा है गरीब देशों को सस्ते कर्ज का। दरअसल वर्ल्ड बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थाओं में व्यापक सुधार पर चर्चा होगी ताकि गरीब देशों को फायदा हो और वो चीन जैसे देशों के चक्रव्यूह में ना फंसे। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच दिल्ली में लगने वाला है। G20 के देशों के मुखिया तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वैसे तो इस मंच पर कई मुद्दों पर महामंथन होगा, लेकिन एक अहम मुद्दा है सस्ते कर्ज का, जिसे लेकर भारत शुरू से ही मुखर रहा है। पीएम मोदी का मानना है कि कर्ज संकट वास्तव में दुनिया, खासकर विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। पीएम मोदी ने G20 अध्यक्षता के तहत बढ़ती कर्ज समस्याओं का सामना करने वाले देशों की मदद के लिए कर्ज के रीस्ट्रक्चर पर लगातार जोर दिया। इसकी वजह है चीन जैसे देश, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी कर्जदाता माना जाता है। चीन ऋण पुनर्गठन के कुछ प्रस्तावों पर सहमत नहीं है। हालांकि बड़ी तादाद में G20 सदस्य देश कम आय वाले देशों को संकट से मुकाबला करने में मदद की वकालत कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 70 से अधिक कम आय वाले देशों पर कुल 326 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। गरीब देशों पर कर्ज का बोझ कम करने के मकसद से G20 शिखर सम्मेलन में इस बार मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF के व्यापक सुधार करने पर भी चर्चा होगी। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत का मानना है कि ये संस्थान करीब 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने थे। तब से अब तक दुनिया में कई बदलाव हो चुके हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ चुका है, इसीलिए इन्हें आज के हिसाब से मजबूत बनाया जाए। दरअसल G20 समिट में भारत और अमेरिका का एक बड़ा एजेंडा है चीन के कर्ज के जाल से गरीब देशों को बचाना। गरीब देशों को कर्ज संकट से छुटकारे के एक समाधान के लिए G20 एक बड़ा मंच हो सकता है। चीन को ये लगने लगा है कि G20 यानी जो दुनिया के 20 प्रभावशाली देशों का समूह है, वो उससे ऐसे कठिन सवाल पूछ सकता है, और यही वजह है कि चीन अब इन बड़े देशों के ग्रुप के सामने आने से बचने की राह ढूंढ रहा है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश गरीब देशों को दिए जाने वाले कर्ज में बड़ी रियायत के पक्ष में हैं। अमेरिका वर्ल्ड बैंक से भी रियायत के लिए कहता रहा है, लेकिन चीन अपने रुख पर कायम है। चीन का कहना है उसने जो कर्ज दिए हैं वो पूरा का पूरा चुकाना होगा। चीन इसके लिए कर्जदाता देशों पर दबाव भी बना रहा है। भारत का मानना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन और दूसरे निजी क्षेत्र के बैंकों पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो गरीब देशों को दिए गए कर्ज को माफ करें, सामूहिक रूप से कटौती करें। भारत ने दो टूक शब्दों में चीन को नसीहत दी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कटौती करे और ये फंड चीन के कर्ज निपटाने के लिए इस्तेमाल हो। वो देश जो चीन के कर्ज की जाने फंसे हुए थे, जो BRI का हिस्सा थे, वो भी अब चीन से अपना पिंड छुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी अब IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं ताकि उनको बेल आउट पैकेज मिल सके और वो किसी तरह से चीन को साइडलाइन कर सके। दरअसल किसी विकासशील देश को पश्चिमी देश या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं 1% की दर पर कर्ज देती हैं। कर्ज चुकाने की अवधि भी लंबी रखते हैं ताकि वित्तीय संकट से जूझ रहे देश अपने पैरों पर फिर खड़े हो सकें। जबकि चीन 3 से 4% पर कर्ज देता है और चुकाने के लिए सिर्फ 10 साल का समय देता है। इतने कम समय में इतना महंगा कर्ज कई देश नहीं चुका पाते और वो चीन के गुलाम बन जाते हैं। जिबूती, लाओस, जाम्बिया, किर्गिस्तान जैसे देशों पर चीन का कर्ज बढ़कर उनके GDP के 20% से भी ज्यादा हो चुका है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को और जिम्मेदार बनाने की कोशिश हो रही है ताकि गरीब देश चीन जैसे देशों के कर्ज जाल में ना फंसे। टीम न्यूज नेशन। मनोज सर, आपको लगता है कि G20 की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि अफ्रीकी देशों को इसमें शामिल किया गया, और इसको लेकर चीन का रिएक्शन क्या होगा? सर, चीन के लिए यकीनन एक बड़ा झटका है आर्थिक तौर पर। देखिए, मेरे ख्याल से तो जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस समिट में नहीं आए, हो सकता है कि ये भी एक कारण हो जिसके कारण कि वो समिट में नहीं आए। देखिए, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो चाइना का कोई है नहीं कि वो क्यों नहीं आए। हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आज वो होते तो एक उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती, क्योंकि वो अपने आप को ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर देखते हैं और उसी तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे में मोदी जी का अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट करना और उनको परमानेंट मेंबर की तौर पे शामिल करना और जिनपिंग का बाकी लोगों के साथ बैठ के तालियां बजाना, तो वो मेरे ख्याल से उनकी ईगो को हर्ट करता। और जहां तक इसका सिग्निफिकेंस, अब ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है।
अफ्रीकन कंट्रीज के लिए तो ये सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज अब डेवलपमेंट के पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर अपने कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं। एक अफ्रीका के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर 55 देश हैं और 55 देशों में उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, सोसाइटी के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग ट्राइब्स, पॉवर्टी बड़ा इशू है, ह्यूमन इंडेक्स में बहुत पीछे है, वो सारे इश्यूज हैं। तो अगर उनको डेवलप्ड वर्ल्ड का, यूरोपियन वर्ल्ड का या जो G7 जो इसका जो मेंबर है, उन सबका पूरा सपोर्ट मिलता है और जो ये मल्टीलेटरल बैंक्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF है, उनमें रिफॉर्म्स होते हैं और वहां जो फंडिंग है, उन फंडिंग का इनको जेन्युइन तरीके से अगर फायदा मिलता है तो मेरे ख्याल से इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप करेगी। अभी तक उनके पास चाइना को छोड़कर और कोई कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमी का बढ़ना सर पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। नेचुरल रिसोर्सेज का हब है अफ्रीका, नेचुरल रिसोर्सेज का हब है। आप ये देखिए ना कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है, लिथियम सबसे 30% रॉ मटेरियल वहां पर है, अफ्रीका में है जी। और बाकी अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी वहां बहुत हैं, कॉपर वहां सबसे ज्यादा है। तो और अगर इन सब चीजों का सही यूटिलाइजेशन हो और वो पैसा वहां की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में अगर लगे, वहां की इकोनॉमी को ग्रो करने में लगे, तो मेरे ख्याल से अफ्रीका के लिए इससे बढ़िया चीज तो कुछ हो नहीं सकती। वहां के लिए बहुत गेम चेंजर होगा। वहां की सोसाइटी और जितने भी वहां के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उन सब चीजों के लिए ये सारा का सारा पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है सर, हम यूनुस खान साहब का भी रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फ्रांस से जुड़ गए। यूनुस खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। और पहला सवाल आपसे सर, अभी थोड़ी देर पहले ही इमैनुअल मैक्रोन साहब पहुंचे हैं भारत और आने वाले वक्त में बैठकों में हिस्सा लेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? देखिए, अगर आप माजी में भी देखें तो भारत और फ्रांस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा मिसाली है। फ्रांस वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने हर फोरम पर जो भारत की सपोर्ट की है। जब एटमी धमाके हुए तो वाहिद यूरोपियन मुल्क फ्रांस था जिन्होंने जो है वो भारत की जो है वो हिमायत की थी। तो हम देख सकते हैं कि फ्रांस के दरमियान जो और इंडिया के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात है, तिजारती ताल्लुकात है, वो बहुत वसी हैं। मोदी जी का एक विजिट हुआ था और हमने देखा कि किस तरह यहाँ के कौमी दिन पर उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो ये चीजें इहाता करती है कि फ्रांस और हिंदुस्तान के जो दरमियान जो ताल्लुकात हैं इस वक्त, यूरोप में अगर किसी मुल्क के सबसे बेहतर ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ है तो वो फ्रांस है। और फौजी लिहाज से भी है, कारोबारी लिहाज से भी, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट है उनको यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी हैं। तो हम देख सकते हैं कि हर शुबों में, चाहे वो कल्चर हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कारोबारी हो, दिफाई हो, फ्रांस और जो इंडिया है ये एक बहुत बड़े पार्टनर है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं। और एक चीज और है जो यूनुस खान साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अमेरिका तो कई बार ये कहा जाता है कि उनको अपनी भी जरूरत है, इसलिए वो भारत के साथ कई बार आते हैं, लेकिन फ्रांस का हमने हर बार ये देखा है कि वो बिना स्वार्थ वाली दोस्ती है हिंदुस्तान के साथ। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए भी अहम है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भारत भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। शिखर सम्मेलन में क्या होगा, भारत का एजेंडा देखिए इस रिपोर्ट में। इस चमकते दमकते भारत मंडपम में होगा महामंथन। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ तमाम देश भविष्य को लेकर खाका तैयार करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। लेकिन सवाल है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत का एजेंडा क्या होगा? भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत को मौका मिला है कि वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करे और विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर उभरे। इस सम्मेलन में चर्चा के दौरान भारत का फोकस कई मुद्दों पर होगा, जिनमें जलवायु संकट भी अहम है। दरअसल भारत के अलावा कई देश जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए घाटा और नुकसान फंड की स्थापना करने पर बात बनी थी। भारत G20 सम्मेलन में इस फंड के क्रियान्वयन के लिए बात रख सकता है। विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद पर फोकस कर सकता है ताकि विकासशील देश जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इसके अलावा भारत के एजेंडे में आर्थिक विकास भी अहम है। भारत दुनिया के लिए एक देश से ज्यादा एक बाजार है।
जहां अपनी दुकान लगाने के लिए बाकी देशों में होड़ मची हुई है। भारत ने विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू किया है। दुनिया के सभी देशों को इसका फायदा मिले, भारत इसकी कोशिश कर रहा है। भारत वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय पर जोर दे रहा है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों की मांग को मजबूत कर रहा है। Under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, the focus and the vision of India G20 presidency has been to bring focus to the global discourse, to issues which make a difference to people's lives. G20 शिखर सम्मेलन के जरिए भारत डिजिटल के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है और ये सबसे बढ़िया मौका है। दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत जैम यानी जन धन आधार मोबाइल के जरिए अपने समावेशी डिजिटल क्रांति की विशेषता का लाभ भी दूसरों को दे सकता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पीएम मोदी दुनिया में नजरअंदाज किए जा रहे मुल्कों की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, बल्कि हर मंच से दुनिया को इसकी जरूरत का भी एहसास कराया। जाहिर है, अगर G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया जाता है तो G20 में भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। भारत ने G20 के सदस्य देशों के अलावा दूसरे देशों को भी सम्मेलन में बुलाया है। मसलन इस बार इजिप्ट, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को आमंत्रित किया है। भारत को इनसे रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा। G20 सम्मेलन के जरिए भारत को अपना सामर्थ्य और कारोबार बढ़ाने का भी बेहतरीन मौका है। भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेगा। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि व्यापार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। भारत में निवेश बढ़ेगा और चीन की चुनौती से मुकाबला करना आसान होगा। टीम न्यूज नेशन। रक्षपाल सर, एक चीज मैं आपके अनुभव के आधार पर समझना चाहूंगा सर, ये जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, कल हमने देखा भारत अमेरिका, इन द्विपक्षीय बातचीतों से भी क्या कुछ निकलने वाला है खास, और क्या बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाने वाले वक्त के लिहाज से? जी, जहां तक भारत और यूएसए का सवाल है, ये तो कल मीटिंग हो गई और उसमें हमने देखा कि जो टॉपिक हैं, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे डिफेंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सब क्षेत्रों में जो भारत के लिए इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है, उन सब में भारत और यूएस जो है वो आपस में कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं, रजामंद हैं। और उसके साथ अगर ये जो सिविल न्यूक्लियर डील है, ये भी, इसके ऊपर भी बात अगर आगे बढ़ती तो अच्छा रहता, पर जो कल इन्होंने एग्री किया है वो भी कुछ कम नहीं है। जहां तक फ्रांस का सवाल है, उसके साथ हमारे पैसे ही काफी अच्छे संबंध हैं। मैक्रोन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत होगी और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी जो एक दो मुद्दे हैं, खास करके राफेल के जो बाकी जो फाइटर प्लेन लेने के हैं या स्टूडेंट के साथ या पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ाने की जो बातें हैं, उसके ऊपर भी मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इसके साथ हमने देखा था कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट भी यहां आए हुए हैं, उन्होंने भी भारत के साथ कुछ डिफेंस रिलेटेड समझौते किए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिनके साथ भी प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, काफी जो हेड ऑफ स्टेट हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनके साथ जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो काफी नतीजे अच्छे भारत को मिलने की उम्मीद है। ओके सर। मनोज सर, आज ब्रिटिश पीएम ने कहा कि वैश्विक विकास को आने वाले वक्त में बहाल करेंगे, इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, इसका ऐसा है कि आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उसकी इकोनॉमी डेवलप हो। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इन्फ्लेशन की वहां, और दूसरा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी वहां बहुत बड़ी मार पड़ी है। तो आज की डेट में उनके सामने, हर कंट्री के सामने ये एक पॉलिटिकल समस्या है। वो लोग, उन्हें जितना अपना पैसा हेल्थ में खर्च करना चाहिए था, तो इंग्लैंड की वो क्षमता नहीं है कि वो पैसा हेल्थ में खर्च कर सके। और इंग्लैंड तो एक छोटा एग्जाम्पल है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज की हालत आज की डेट में वही है। और यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरीके से एनर्जी के प्राइसेस वहां बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम वहां बढ़े हैं, और उसके कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। तो इसीलिए उनका कहना यह है कि आज की डेट में इस मुश्किल वक्त पे, जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे के पूरे संसार में है
और जो भी घटनाएं पिछले 2-3 साल में घटी हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो वॉर हो यूक्रेन की, तो उन सबको देखते हुए अर्थव्यवस्था पे, सभी की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा है। और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सारे देश मिलकर ही काम करें। बिल्कुल। और देखिए उसी रेफरेंस में मनोज सर, ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आ रही है आपसे कुछ देर पहले की, जो बाइडेन है ब्राजील के मुखिया हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के मुखिया जिनका जिक्र आप कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे दिल्ली से उनका जो सफर है वो शुरू हुआ है। जब आप ग्लोबली समानता की बात करते हैं, वैश्विक विकास की बात करते हैं, तो उसमें आने वाले वक्त में वर्ल्ड बैंक की भूमिका और ज्यादा अहम होने जा रही है। जी हाँ, लगता तो यही है। जैसे कि इस G20 की समिट में वर्ल्ड बैंक में जो रिफॉर्म्स का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और साथ ही यूएस कांग्रेस से अभी $25 बिलियन सैंक्शन होंगे इसके लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए। जब ये पैसा आ जाएगा, प्लस बाकी कंट्रीज में भी जो बाकी कंट्रीज भी पैसा देंगे, तो उसके बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेंडिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी, और काफी सारे कंट्रीज ऐसे होंगे न कि जिनको कि फ्रेश लोन दे सकेंगे काफी कम कर्ज पे, इंटरेस्ट पे। बिल्कुल। बाइडेन भी यहां पर मौजूद है। रक्षपाल सर, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन, अफ्रीकी देशों की एंट्री सिर्फ कारोबार तो नहीं होगा, सामरिक लिहाज से कुछ और मतलब सर इसका? जी बिल्कुल, ये तो एक अच्छी शुरुआत की है भारत ने अफ्रीकन यूनियन को डाल के। आपको पता है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कई फोरम है, जाके उसको कई बार मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो उसके लिए वोटिंग जरूरी है। और वोटिंग आपको पता है कि 54 कंट्री हैं अफ्रीका के जिनको भारत रिकॉग्नाइज करता है, तो उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ एकदम बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने इस G20 की रनअप में एक ग्लोबल समिट, साउथ समिट भी की थी, उसमें कई देशों के, जिसमें काफी अफ्रीका के रक्षपाल सर, जो आप कह रहे हैं सर, वो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम पर 50 से 55 वोट और यहां पर मिल रही हैं आज के इस फैसले से भारत को। जी, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के जो देश हैं, जो कि मोस्टली ग्लोबल साउथ को बिलोंग करते हैं, अब अफ्रीकन यूनियन भी मेंबर बन गया G20 का, तो भारत को सर्टनली इससे कुछ फायदा होने की उम्मीद है। मनोज सर, ये एक अलग एंगल है सर जिसको डिकोड किया अपने अनुभव से रक्षपाल सर ने। जी हाँ, देखिए अफ्रीकन कंट्रीज का तो भी सपोर्ट हमें मिलेगा ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन की आज की डेट में जो सिग्निफिकेंस है पहले वाली थी, वो उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस आज की डेट में है नहीं। हाँ। तो मेरे को तो लगता है कि G20 ही कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी कॉन्सेंसस होता है, जो भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन होते हैं, वो कम से कम एक मॉरल बाइंडिंग सारे मेंबर कंट्रीज पर हो जाते हैं, और यहाँ एक्शन भी होता है, डिसीजन भी होते हैं। ठीक है। क्या इसका मतलब ये भी है रक्षपाल सर, आने वाले वक्त में वर्ल्ड बैंक में एक बड़ा सुधार और IMF में एक बड़ा सुधार, उस दिशा में हम बढ़ेंगे इस समिट से? जी, भारत का ये जोर रहा है कि जितने भी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको पूरी तरह से रिवैम्प किया जाए, ताकि वो जो आजकल की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक चलें। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कोविड आया उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, यूक्रेन जो वॉर है उससे और भी ज्यादा लगा, तो सारे जो कंट्रीज हैं, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, और मोस्टली ये अफ्रीका वगैरह को बिलोंग करते हैं, उन सबको इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन सबको निपटाने के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि ये जो मल्टीलैटरल बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, इनमें कुछ न कुछ ऐसा सुधार लाया जाए ताकि ये इन लोगों की जरूरतें जो हैं उनको पूरा कर सकें। जैसे डेट का प्रॉब्लम आ रहा है और उसकी बार बार बात हो रही है, अगर हम इनको प्रेजेंट नॉर्म के ऊपर चलाएंगे तो इन कंट्री, बहुत से कंट्री डेट में ही रह जाएंगे। तो मुझे लगता है इनकी रिवैम्पिंग बहुत जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि भारत ने जितने भी ये कोशिश की है इस G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान कि इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को रिवैम्प किया जाए, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंक्रीट रिजल्ट इसमें आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रक्षपाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन G20 पर यह बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर लगातार जारी है।